दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की, एक ऐसी आर्थिक सुनामी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख गई। ये क्राइसिस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर हर कोने में महसूस हुआ। छोटे शहरों से लेकर बड़े फाइनेंशियल कैपिटल्स तक हर जगह लोगों की जिंदगी पलट गई। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा बबल पूरी दुनिया के लिए नाइटमेयर बन गया। क्राइसिस से पहले सब कुछ सही लग रहा था। स्टॉक मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर थे, लोग नए घर खरीद रहे थे और बैंक्स खुशी खुशी लोन्स दे रहे थे। हर तरफ एक ऑप्टिमिज्म का माहौल था, जैसे इकोनॉमी कभी रुकेगी ही नहीं। लोग अपने सपनों के घर बना रहे थे, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही थी और हर कोई सोच रहा था कि ये गोल्डन पीरियड हमेशा चलेगा। लेकिन ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की थी। अमेरिका में हाउसिंग मार्केट का बबल बन रहा था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला हो रहा था। घर की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही थी और हर तरफ एक प्रॉपर्टी का क्रेज था। लोगों को लग रहा था प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ेंगे और लालच ने सबको अंधा कर दिया। हर कोई सोच रहा था कि घर खरीदना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। बैंक्स भी एग्रेसिवली लोन्स दे रहे थे, बिना बोरोवर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन चेक किए। रियल एस्टेट एक्सपोज में भीड़ लगी रहती थी और हर कोई अपने सपने का घर ढूंढ रहा था। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया और गवर्नमेंट सब कह रहे थे ऑल इज वेल, जबकि सिस्टम अंदर ही अंदर टूट रहा था। न्यूज चैनल्स पर पॉजिटिव हेडलाइंस चल रही थी, पॉलिटिशियंस पब्लिक को भरोसा दिला रहे थे और बैंकर्स अपने प्रॉफिट्स गिनाते रहे। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, जिसका ब्लास्ट होने का इंतजार हो रहा था। जब बबल फाटा तो करोड़ों लोगों की जिंदगी पलट गई। लोग अपने घर खो बैठे, नौकरियां चली गई और पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई। फैमिलीज को अपना सब कुछ छोड़कर निकालना पड़ा और बाजारों में सिर्फ अनसर्टेनिटी थी। हर तरफ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी का माहौल था। इस कहानी को समझना जरूरी है ताकि हम आगे ऐसी गलतियां न दोहराएं। ये क्राइसिस सिर्फ नंबर्स या ग्राफ्स की बात नहीं थी, बल्कि असली लोगों की कहानी थी, उनके सपने, उनकी मेहनत और उनकी जिंदगी। आज भी इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या इन्वेस्टर। चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमें क्या सिखाता है और कैसे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सब शुरू हुआ एक सोच से। घर की कीमत कभी नहीं गिरेगी। लोगों को लगता था कि प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हर तरफ ऑप्टिमिज्म था, हर कोई अपने सपनों का घर खरीदने या बेचने की प्लानिंग कर रहा था। मीडिया भी हेडलाइंस चिल्ला रहा था, रियल एस्टेट बूम। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि प्रॉपर्टी मार्केट कभी क्रैश नहीं हो सकता। लोग पागलों की तरह घर खरीद रहे थे। बाय, फ्लिप, प्रॉफिट, रिपीट का क्रेज था। हर कोई जल्दी से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए लोग बिना सोचे समझे प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। ओपन हाउसेस भीड़ से भरे रहते थे और हर दूसरा इंसान रियल एस्टेट एक्सपर्ट बन गया था। इन्वेस्टर्स, पहली बार घर खरीदने वाले, सभी एक ही रेस में थे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज लेने की। घर रहने की जगह नहीं, एक एटीएम मशीन बन गया था। लोग अपने घर की वैल्यू बढ़ने पर लोन्स ले रहे थे। वेकेशंस, गाड़ियां, शॉपिंग, सब कुछ घर के इक्विटी से फाइनेंस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर एक पैसा छपने की मशीन है, जिससे जब चाहे कैश निकाल लो। बैंक्स बिना सोचे समझे लोन्स दे रहे थे, इनकम या जॉब चेक किए बिना। सिर्फ एक सिग्नेचर और आपको लाखों का लोन मिल जाता था। मॉर्गेज एप्लीकेशंस रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और बैंक्स को सिर्फ अपना कमीशन दिख रहा था। रिस्क का कोई हिसाब नहीं था, बस नंबर्स बढ़ाने की रेस थी। डिमांड फेक थी, प्राइसेस आसमान छू रहे थे। हर महीने नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे थे और लोग सोच रहे थे कि ये ग्रोथ कभी रुकेगी ही नहीं। रियल एस्टेट एजेंट्स भी बायर्स को और मोटिवेट कर रहे थे। आज नहीं खरीदा तो कल महंगा हो जाएगा। एक डांसर के पास 5 घर थे। ये सिस्टम की हालत दिखाता है। लोगों के पास ना तो स्टेबल इनकम थी, ना ही रिपेमेंट का प्लान, फिर भी उनके नाम पर कई प्रॉपर्टीज थी। ये सिर्फ ग्रीड नहीं, सिस्टम की वीकनेस भी थी। सबको लग रहा था कि रिस्क जीरो है, प्रॉफिट गारंटीड है। पार्टीज हो रही थी, लोग अपनी कमाई का सेलिब्रेशन कर रहे थे। हर कोई अपने आप को फाइनेंशियल जीनियस समझ रहा था, जैसे उन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ लिया हो। लेकिन यह बबल एक ताश के घर की तरह था, एक पत्ता हिला, सब गिर गया। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा डाउट आया, सब कुछ तेजी से टूटने लगा। घर बिक नहीं रहे थे, बायर्स गायब हो गए और प्राइसेस नीचे गिरने लगे। सब सोच रहे थे अगर कोई लोन नहीं चुका पाया तो बैंक घर बेच देगा। लेकिन जब एक साथ हजारों लोग डिफॉल्ट करने लगे तो बैंक्स के पास भी बायर्स नहीं बचे। फोरक्लोजर की लाइन लग गई
और घर बिकने की जगह खाली पड़े रहे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा अगर घर की कीमत गिर गई तो। लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट का सोचा था, लॉस का नहीं। जब प्राइसेस गिरने लगे तो सब पैनिक में आ गए और मार्केट और भी तेजी से क्रैश हुआ। इसी सोच ने क्राइसिस की नींव रखी। जब ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाते हैं तो बबल बनता है, और जब वो बबल फटता है तो सिर्फ एक सेक्टर नहीं, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। बैंक्स ने सब प्राइम मॉर्गेजेस दिए, नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स वाले लोगों को भी बिना कुछ चेक किए करोड़ों का लोन मिल रहा था। बैंक्स ने रिस्क आगे फाइनेंशियल मार्केट में बेच दिया, सीडीओस के फॉर्म में। उनका काम सिर्फ लोन बांटना और कमीशन कमाना रह गया। मार्केट में फेक बायर्स आ गए, गोस्ट सिटीज बने लगे। डिमांड असली नहीं थी, सब लालच में अंधे हो गए थे। बैंक्स ने खराब लोन्स को सेफ इन्वेस्टमेंट कहकर बेच दिया। दुनिया ने विश्वास कर लिया, और यही सबसे बड़ा धोखा था। जब विश्वास टूटा, सिस्टम बिखर गया। बैंक्स ने सब प्राइम लोन्स को सीडीओस में बदल दिया, कॉम्प्लेक्स नाम ताकि आम लोग समझ ना सके। रेटिंग एजेंसीज ने मोटी फीस लेकर इन सीडीओस को AAA रेटिंग दे दी। इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, सरकारें सबने आंखें बेंड करके पैसा लगा दिया। कचरे को सोने का लेबल मिल गया और सबने खरीद लिया। सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड था। बैंक्स, इन्वेस्टर्स, रेटिंग एजेंसीज सब एक विष चक्र में फंसे थे। सबको पता था कुछ गलत है, लेकिन जब तक म्यूजिक चल रहा था सब डांस कर रहे थे। लेकिन हर पार्टी खत्म होती है। जब बबल फटा, सब कुछ खत्म हो गया। जब सब अंधेरों में थे, जब दुनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो सच देख रहे थे, जैसे डॉक्टर माइकल बरी। ये वो लोग थे जो भीड़ से अलग सोचते थे, जो सब कुछ खुशनुमा दिख रहा था तब भी उन्होंने अंधेरों में सच्चाई तलाश की। डॉक्टर बरी एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा डेटा पर भरोसा करते थे, और उन्होंने वो देखा जो बाकी सब इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने डेटा देखा, हर एक नंबर को समझा, और देखा कि सीडीओस जो सबको सेफ इन्वेस्टमेंट लग रहे थे, वाकई एक टाइम बॉम्ब है। उन्होंने मॉर्गेज मार्केट के अंदर छुपे हुए रिस्क को पहचाना, जब बाकी सब लोग सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे। बरी ने हर एक डिटेल को एनालाइज किया, और उन्होंने देखा कि यह सिस्टम एक दिन टूट जाएगा। बरी ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बनवाया। यह एक नया फाइनेंशियल टूल था जिससे उन्होंने हाउसिंग मार्केट के खिलाफ बेट लगाई। जब सब लोग सोच रहे थे कि मार्केट कभी नहीं गिरेगी, बरी ने उल्टा सोचा। उन्होंने रिस्क उठाया और अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा किया। बैंक्स को लगा ये फ्री का पैसा है। उन्होंने सोचा कि बरी पागल हो गया है, लेकिन बरी को अपने एनालिसिस पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को भी रिस्क में डाल दिया। उन्होंने अपने विजन को सबके सामने रखा, चाहे लोग माने या ना माने। इन्वेस्टर्स ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें इग्नोर किया, उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया। लेकिन बरी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने प्रेशर के बावजूद अपने फैसले पर टिकाए रहे। उन्होंने सबसे अलग सोचा और अपने एनालिसिस पर विश्वास किया। और जब मार्केट क्रैश हुआ, बरी और कुछ और लोगों ने सिस्टम से पैसा कमाया। उन्होंने वो देखा जो बाकी सब नहीं देख पाए। जब सब कुछ गिर रहा था, तब इन लोगों ने अपनी सोच और एनालिसिस की वजह से फायदा उठाया। द बिग शॉर्ट फिल्म में भी यही दिखाया गया है, कैसे कुछ लोगों ने सिस्टम की कमजोरी को समझा और उसका फायदा उठाया। फिल्म ने उन लोगों की कहानी दिखाई जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो सच्चाई को देखने की हिम्मत रखते हैं। इन लोगों को पागल कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें समझ से बाहर बताया गया, लेकिन उन्होंने सच्चाई पकड़ ली। उन्होंने अपने एनालिसिस पर विश्वास किया और सब कुछ बदल दिया। ये लोग वो थे जो प्रेशर में भी नहीं टूटे। उन्होंने सिस्टम की कमजोरी को समझा, उसके फ्लॉज को हाईलाइट किया और उसका फायदा उठाया। इन्होंने रिस्क लिया, एनालिसिस किया और सबसे अलग सोचा। इनकी सोच ने पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड हिला दिया। लेकिन ये आम आदमी की हार की कहानी थी। जब मार्केट क्रैश हुआ, हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए, फैमिली सड़क पर आ गई और आम लोगों की जिंदगी बदल गई। सिस्टम की गलती का सबसे बड़ा बोझ आम आदमी ने उठाया। सिस्टम ने सबको धोखा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सच देख लिया। ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो सच्चाई को पहचान लेते हैं। आसान है। 2007 के एंड से लोग लोन डिफॉल्ट करने लगे। बैंक्स ने घरों पर कब्जा किया। मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस गिरने लगी, बबल फट गया, सीडीओस की वैल्यू जीरो हो गई। लेहमन ब्रदर्स, 150 साल पुराना बैंक, बैंकरप्ट हो गया। इसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जाम हो गया।
बैंक्स ने एक दूसरे को पैसा देना बैंड कर दिया, सिस्टम फ्रीज हो गया। अमेरिका का क्राइसिस यूरोप, एशिया हर जगह फेल गया। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए, बैंक्स डूबने लगे। माइकल बरी जैसे लोगों की भविष्यवाणी सच हो गई। उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन आम आदमी सब कुछ हार गया। गवर्नमेंट ने बैंक्स को बेल आउट किया, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिला। ये क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल गया। आसान है। क्राइसिस का सबसे बड़ा असर आम इंसान पर पड़ा। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, परिवार सड़क पर आ गए, रिटायरमेंट सेविंग्स आधी हो गई, सपने टूट गए। लोग अपने घर खो बैठे, बैंक्स ने उन्हें निकाल दिया। गुस्सा और नफरत बढ़ गई, लोगों को लगा सिस्टम ने धोखा दिया। गवर्नमेंट ने बैंक्स को बचाया, आम आदमी को नहीं। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोगों ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। विश्वास टूट गया, लोग नए रास्ते ढूंढने लगे। आसान है। क्राइसिस के बाद नए सोचने जम लिया। बिटकॉइन। सटोशी नकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन का आइडिया दिया, एक ऐसी करेंसी जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हो। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज था, पूरे नेटवर्क में कंट्रोल था, किसी एक जगह पर नहीं। पहले ब्लॉक में सटोशी ने मैसेज छुपा दिया, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। बिटकॉइन एक प्रोटेस्ट था फेल्ड फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ। शुरू में सिर्फ टेक गीक्स ने समझा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ऑल्टरनेटिव दिखा। बिटकॉइन ने कंट्रोल वापस आम इंसान के हाथ में देने की कोशिश की। इसकी शुरुआत 2008 की राख से हुई। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक है लालच से बचना। बैंक्स, रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टर्स सब लालच में अंधे हो गए थे। हमेशा अपने लालच पर कंट्रोल रखो। दूसरा सबक, सवाल पूछना सीखो, अथॉरिटी को चैलेंज करो। माइकल बरी ने सिस्टम पर सवाल उठाया और वही सही साबित हुआ। अपनी रिसर्च करो, ब्लाइंडली विश्वास मत करो। तीसरा सबक, विश्वास, सोच समझकर ट्रस्ट करो। ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स बनाओ। रेगुलेशंस होनी चाहिए जो आम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे। ईमानदारी और एथिक्स को प्रॉफिट से ऊपर रखो। क्राइसिस ने हमें दिखाया कि सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। आखिरी सबक, उम्मीद हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। बिटकॉइन जैसे इनोवेशंस ने नई शुरुआत दी। हमें एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और मजबूत फ्यूचर बनाना है। आसान है।